हेलो एवरीवन। बातचीत के पहले भाग में हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय को देखा। उनका जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की, उनकी जीवन की स्थितियाँ क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। और पहले भाग में हम लोगों ने बातचीत के पहले पैराग्राफ को भी पढ़ा। पहले पैराग्राफ में बालकृष्ण भट्ट जी ने इस बात को बताया है कि जैसे ईश्वर से वरदान के रूप में हमें अपनी अन्य इंद्रियां मिली हैं, जिस तरह से हमें देखना, सूंघना, खाना, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, उसी तरह वरदान के रूप में बोलने की शक्ति भी हमें मिली है, वाक शक्ति। कहते हैं अगर वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति अगर इंसान के अंदर नहीं होती और सारी इंद्रियां अगर सही तरीके से काम भी करती, फिर भी सभी व्यक्ति जो है लुंज पूंजी यानी कि लूले लंगड़े ना, लंगड़ा लूला जिसे हम लोग कहते हैं, बिना हाथ पैर वाला, बिल्कुल उसी के समान इंसान जो है कहीं भी कोने में पड़े रहता, क्योंकि वो अपने सुख दुख को एक दूसरे से बांट ही नहीं सकता। आगे बालकृष्ण भट्ट जी ने बोलने की शक्ति के दो फायदे बताए हैं। पहला स्पीच यानी कि भाषण देना, और दूसरा बातचीत। और पहले पैराग्राफ में भाषण के बारे में लेखक साहब ने बताया है कि भाषण देते समय व्यक्ति जो है वह अपने मन के सोच विचार को व्यक्त करने के साथ साथ कोई चुटीली बात, दैट मीन्स कि हंसी मजाक वाली बात, या किसी भी व्यक्ति के तत्कालिक स्थिति पर व्यंग्यात्मक या परिहासपूर्ण यानी हंसी आने वाली बात बोलकर लोगों के ध्यान को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। और किसी भी ऐसी बात के बोले जाने पर सुनने वाले व्यक्ति जो है वो करतल ध्वनि अर्थात ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। इसके बाद वाले पैराग्राफ से हम लोग आगे समझना शुरू करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ से हम लोग समझना शुरू किया जाए। तो स्क्रीन पर ध्यान रखें या बुक ओपन कर ले, जो भी आपकी इच्छा हो। तो क्या कहते हैं जरा गौर कीजिएगा। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। इससे पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने भाषण के बारे में बताया, स्पीच के बारे में बताया, और अब बता रहे हैं घरेलू बातचीत के बारे में। एग्जाम में यदि इस तरह से भी क्वेश्चन आए कि भाषण देने और बातचीत करने में क्या अंतर है, या भाषण देने और घरेलू बातचीत में क्या अंतर है, तो इन दोनों चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है उसको गौर से समझिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। जब हम लोग घरेलू बातचीत करते हैं नहीं, तो उस घरेलू बातचीत में करतल ध्वनि दैट मीन्स कि ताली वगैरह बजाने का कोई जगह नहीं होता है, और ना ही कह कहे उड़ाने यानी कि जोर जोर से हंसी उड़ाने की ही कोई बात रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, यानी दो आदमी आपस में बैठ करके बस जनरल सा बातचीत कर रहे हैं। कोई चुटीली बात आ गई, चुटीली दैट मीन्स कि किसी भी व्यक्ति के तात्कालिक स्थिति के ऊपर कोई हंसने वाली बात कह दी जाए, या कटाक्षपूर्ण कोई बात कह दी जाए, नहीं हंसी मजाक वाली कोई बात कह दी जाए, तो कहते हैं कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े बस। जैसे स्पीच में लोग ताली बजा करके सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं, वैसी स्थिति यहाँ नहीं दर्शाई जा रही है।
मुस्कुराहट से ओठों का केवल फड़क उतना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। यानी कोई चुटीली बात, हंसी वाली बात कही गई तो थोड़ा व्यक्ति मुस्कुराया और होठ फड़के, बस काफी होती है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हो, या फिर जैसे चुनाव के समय में जो लीडर लोग भाषण वगैरह देते हैं ना, उन्हें अब वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। तो इस तरह की जो भाषण होते हैं सुन करके मन में जोश उत्साह पैदा हो जाता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। मन रमाने दैट मीन्स कि मन लगाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर होकर धक्के खाती फिरती है। संजीदगी, संजीदगी का मतलब हो गया गंभीरता। तो जो आम घरेलू बातचीत होती है, लोग मन लगाने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, तो लेखक साहब कहते हैं कि इसमें बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो लोग किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत कर रहे हो, बस मन लगाने के लिए बातचीत की जाती है। तो जो ये आम बातचीत होती है उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। इसमें कोई गंभीर बात नहीं होता है जिस पर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हो। तो ये इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या किया कि बातचीत के बारे में बताया, और इससे पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने स्पीच की जो इंपॉर्टेंस है, जो भाषण की इंपॉर्टेंस है, उसको बताया। देखा जाए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, आम सी बात है, व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए खाना पीना चलना फिरना ये सारा काम करता है, वहीं बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत की भी हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा, या नहीं कि बातचीत करना भी अत्यंत आवश्यक है, ये बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। जो कुछ मवाद या धुआं, मवाद मतलब दुख ना, परेशानी, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, कहाँ जमा रहता है? मन में, क्योंकि किसी से हम लोग उस बात को व्यक्त नहीं करते हैं, वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। नहीं, एक दिल के डॉक्टर का बड़ा ही अच्छा वाक्य है। उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर दिल खोल देते यार से, यानी कि दोस्तों से अगर बातचीत कर लेते, दिल खोल देते यार से, तो इसे नहीं खोलना पड़ता औजार से। जो ये हार्ट अटैक, बीपी, ब्लड शुगर की जो खासकर बीमारियां हैं, इसके पीछे डॉक्टर्स का कहना है कि ये सभी मानसिक तनाव के कारण होता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उन सभी वजहों से ये सारी बीमारियां होती हैं। तो व्यक्ति को अपने मन की जो इस तरह की परेशानियां हैं वो दूसरों से बांटनी चाहिए। तो यहाँ बातचीत में एक बातचीत के महत्व को बालकृष्ण भट्ट जी ने दर्शाने की कोशिश की है। टॉपिक तो बहुत ही छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसकी जरूरत जो है वो बहुत ज्यादा है। आजकल के समय में लोग ज्यादातर जो है अपनी मोबाइल्स, टीवी, इन सभी के सामने अपने समय को बिताते हैं, और मन की जो बातें होती हैं, चिंताएं जो होती हैं, जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव होता है, वो सारा कुछ उनके मन में रह जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए वे लोग कुछ दूसरे साधन को ढूंढते हैं, लेकिन लेखक साहब कहते हैं
कि मन के जो मवाद है, धुएं हैं, यानी जो परेशानियां हैं, वो बातचीत करने से वाप बनकर निकल जाते हैं। चित्त हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। उसे मन में दबाए रखकर और एंटरटेनमेंट के दूसरे साधनों को देखकर उससे ध्यान हटाने से अच्छा है कि उस मन की बात को किसी से कह दी जाए, और कहने का परिणाम निकलता है कि मन हल्का हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। ये बातचीत की जो फायदे हैं उसको लेखक साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बातचीत के क्या फायदे होते हैं, तो इन बातों को बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो कहते हैं बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, लेकिन पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। तो लेखक साहब कहते हैं कि जैसे नशा होता है किसी नशीली वस्तु का, उसी तरह का एक नशा जो है वो बातचीत में भी होता है। आगे बताते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। अब ये रॉबिन्सन क्रूसो और ये फ्राइडे, ये लोग कहां से आ गए? रॉबिन्सन क्रूसो एक नोवेल के प्रोटोगोनिस्ट हैं। इसका मतलब कि वो उस नोवेल के मेन कैरेक्टर हैं। और जो ये नोवेल है ये लिखा गया था डेनियल डेफो के द्वारा, और 25 अप्रैल 1719 यानी कि 1719 में 25 अप्रैल 1719 में इसे पब्लिश करवाया गया था। इसे इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं, अगर फंडामेंटली कहा जाए तो इसे फर्स्ट नोवेल माना जाता है, जिसके मेन कैरेक्टर रॉबिन्सन क्रूसो थे। और यह जो था, ये नोवेल है, ये एलेक्जेंडर सेल्किर्क के ऊपर, मतलब इनके वास्तविक जीवन पर आधारित था। एलेक्जेंडर साहब जो है ये अपने जीवन के 4 साल आम लोगों से अलग रहकर चिल्ली कहे जाने वाले जो अभी स्थान है वहां पर इन्होंने सभी लोगों से अलग रह करके 4 वर्ष बिताए थे। उन्हीं को आधार मान करके और कुछ इमेजिनरी थॉट्स को जोड़ करके डेनियल डेफो साहब ने इस नोवेल को लिखा था। इस नोवेल में रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसे नाव से यात्रा करना समुद्र में काफी पसंद है। हालांकि वो एक सुखी संपन्न घर का है, लेकिन फिर भी उसे समुद्र में नावों से यात्रा करना काफी पसंद है। अपने फादर के कहे जाने के बावजूद भी, उनके इच्छा के अगेंस्ट भी वो यात्रा करने जाता है। बीच में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, अगर उन सभी को बताया जाए तो काफी लंबा वक्त निकल जाएगा। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और ये अपने नाव पर यात्रा के दौरान ही वेनेजुएला और त्रिनाद कहे जाने वाले जो निर्जन द्वीप है वहां पर फंस जाता है, क्योंकि इनकी नाव जो है वो तूफान के कारण टूट जाती है। और उस द्वीप के जंगलों में ये करीब अपने जीवन का 28 वर्ष वहां बिताता है। वहां के जंगली जो जानवरों थे उससे बचते हुए ना, कुछ कुत्ते बिल्लियों को इसने पाला, बाद में बकरी को भी इसने पाला। पहले ये जानवरों को मार करके खा करके किसी भी तरह अपने जीवन को
बिता रहा था। फिर बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। वहाँ पर ये गेहूं वगैरह उपजाना शुरू कर देता है, उसको खा करके अपने जीवन को बिताता है। फिर बाद में जो बकरी वगैरह है उसको पाल लेता है, उससे दूध लेकर के पी करके अपने जीवन को यह बिताता है। मतलब एक सामान्य जीवन इसने वहां जीना शुरू कर दिया था। लेकिन घटनाएं और भी घटती हैं। एक दिन जब वो समुद्र के किनारे टहल रहा था तो उसे कुछ अजीब तरह के पैरों के निशान मिलते हैं। उसके बारे में वो पता लगाते रहता है, पता लगाते उसे पता चलता है कि इस द्वीप पर कुछ नरभक्षी आते हैं जो अगल बगल के गांव के लोगों को पकड़ करके लाते हैं, उन्हें यहाँ पर अ, खा जाते हैं। इन सभी को देख करके वो काफी डर गया, क्योंकि टूटे हुए नाव से बहुत सारी सामग्रियां वो अपने पास रखा था, तो उसमें से उसने अपने पास एक बंदूक भी रखी थी। तो वो प्लान बनाता है कि जिन कैदियों को वो यहाँ पर लाते हैं, जिनको पकड़ करके यहाँ पर वो खाने के लिए लाते हैं, उनमें से वो किसी को बचाएगा। तो एक बार ऐसा ही होता है कि कुछ लोगों को वो पकड़ करके लाते हैं यहाँ खाने के लिए उस द्वीप पर। तो वो उन नरभक्षियों को मार देता है और उसमें से एक व्यक्ति को वो बचा लेता है। वो उसे अपने साथ रखता है, उसे बहुत सारी बातें बताता है, इंग्लिश उसे सिखाता है। उसी का नाम वो, चूंकि वो व्यक्ति उसे फ्राइडे के दिन मिला था, वो दिनों को कैसे याद रखता है इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है, तो उतने हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे। तो जिस व्यक्ति को उसने पकड़ा था उस वो दिन फ्राइडे था, तो वो उस व्यक्ति का नाम फ्राइडे ही रख देता है। तो उसे वो क्रिश्चियनिटी सिखाता है, इंग्लिश सिखाता है, और सिखाने के बाद वो उससे बातचीत करता है। उसी बात को यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है। फिर बाद में बहुत सारी घटनाएं घटती है, ये वापस लौट जाता है। 28 वर्ष के करीब वो वहाँ रहता है। और यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है कि 16 वर्ष हो जाते हैं। 16 वर्ष के बाद उसे फ्राइडे मिलता है, जिससे वो पहली बार, यानी कि अपनी भाषा सिखाने के बाद, उससे वो बातचीत करना शुरू करता है। तो इसी बात को बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है कि हमारे जीवन में बातचीत का कितना ज्यादा महत्व है। रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि इतने लंबे समय तक 16 वर्षों तक उसने किसी से बातचीत नहीं की थी। बातचीत करना मतलब कि कुत्ता बिल्ली से वो बोल तो रहा है, लेकिन कुत्ता बिल्ली उसे जवाब तो नहीं देंगे। लेकिन फ्राइडे जो था, जब उसने अपनी उसे अपनी लैंग्वेज सिखा देते हैं क्रूसो साहब, तो उसे जो बातचीत करते हैं उसका जो आनंद है वह बिल्कुल ही उसे अलग महसूस हुआ था। तो इसी बात को बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है। वो कहते हैं कि 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यानी कि अपनी भाषा उसे सिखा दी है, तब उसने उससे बातचीत करना शुरू किया। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, नहीं, जिस तरह से फ्राइडे की अपनी, क्योंकि वह एक काला व्यक्ति था, जिसे हम लोग स्लेव कह सकते हैं, साउथ अफ्रीका का रहने वाला। तो उसने अपनी जंगली बोली में, यानी उसकी भाषा अलग हो गई, इनकी भाषा अलग हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सिखाया। तो उसने जिस तरह से बोला वो जंगली की तरह ही थी बोली। लेकिन लेखक साहब कहते हैं कि यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में ही कहा था, पर उस रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने एक नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। यानी इतने लंबे समय तक रॉबिन्सन को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंसान की तरह जी रहा है। जब उसने फ्राइडे से बातचीत की, तब उससे लगा कि वास्तव में वो इंसान ही है, यानी कि फिर से वो इंसान के रूप में अपने आप को वह देख पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। अगर आदमी बातचीत करता है तो वो दूसरे को किस तरह से अपनी ओर मोहित कर लेता है,
इससे यह पता चलता है। आगे बालकृष्ण जी कहते हैं, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, यानी कि जिनसे केवल, खैर अभी तो बात अलग है, फोन से बात कर सकते हैं, लेकिन जब इन्होंने इस बातचीत को लिखा था, यानी कि जब बातचीत के इस निबंध को उन्होंने लिखा था, तो वह समय अगस्त 1891 का था। तो उस समय पत्र व्यवहार ही काफी थे। तो कहते हैं कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, यानी कि उनसे बातचीत नहीं हुई है, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। नहीं, अपना अभ्यंतरिक अभ्यंतरिक इसका मतलब क्या होता है? अभ्यंतरिक मतलब अंदर होने वाला, यानी कि अंदर के हिस्से से संबंधित, यानी कि मन के अंदर जो भाव उठता है दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। यानी एक व्यक्ति के मन के अंदर कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसे वह दूसरों के सामने प्रकट करना चाहता है। जिसे वह पत्र लिख रहा है उसके सामने वो अपने भाव को प्रकट करना चाहता है, तो उस चीज को कभी भी वो पत्र में लिख करके प्रकट नहीं कर सकता है। शब्दों के द्वारा जो बात बोले जाते हैं, जिस उतार चढ़ाव से किसी बात को बोले जाते हैं, उसी से ही जो भाव है वो उत्पन्न हो पाता है। तो उसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं कि जिनसे केवल पत्र से बातचीत हो रही है, उनसे वास्तविक जो मन की भाव है वो प्रकट करना संभव नहीं है। ये केवल शब्दों के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी कि जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण दोष के बारे में नहीं पता चल पाएगा। एक व्यक्ति पूरी तरह से कोट ना टाई, मॉडर्न जो ड्रेस है वो पहन करके बैठा हुआ है, उसे देख करके आपको लगेगा कि भाई सही में वास्तव में वो बहुत एजुकेटेड हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है। लेकिन जब उससे आप बातचीत करेंगे तब उसकी वास्तविकता का बोध आपको होगा कि केवल वो कोट टाई ही पहना है कि वास्तव में उसके पास नॉलेज भी है। तो इसी बात को बताया गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। नहीं, एक बार की वाकया है कि एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था, वास्तव में वास्तविक घटना है, कोई बनावटी नहीं है। मेरे बगल में एक व्यक्ति जो थे वो बहुत अच्छी तरह से ड्रेस पहन करके बैठे हुए थे। देख करके लग रहा था, बात दिल्ली की है, देख करके लग रहा था वास्तव में वो दिल्ली के रहने वाले हैं। लेकिन जब उनसे बातचीत शुरू हुई और जब उन्होंने बिहारी लहजे के उतार चढ़ाव के साथ बोलना शुरू किया तब वास्तव में पता चला कि वास्तव में वो भी बिहारी ही है। तो इस तरह से जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं हो पाते हैं। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बहुत ही उचित जान पड़ता है। तो बातचीत के इंपॉर्टेंस को इन्होंने बताया ना। आगे के पैराग्राफ में ये क्या बताते हैं जरा हम लोग गौर करते हैं। आगे बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। नहीं, बात को समझिए। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि बात करने वालों की सीमा यानी कि संख्या क्या हो सकती है। नहीं, तो कहते हैं कि कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही। वैसे लास्ट में अपने आप से भी बातचीत करना बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है। तो कहते हैं कि कम से कम 2 तो होने चाहिए, और 2 से लेकर के ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति तक कि वो कितने लोगों से बातचीत करना चाहता है। यानी कि जहां तक उसकी जमात मतलब दल, जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए, मतलब वो कितने लोगों को अपने बातचीत में वो शामिल करना चाहता है, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर जो बातचीत करना चाहता है।
कम से कम 2 लोग तो चाहिए। एक व्यक्ति को बुलाया, उससे बातचीत कर रहा है, या फिर वो चाहता है कि अपनी बात को जो है वो पूरे जमात, पूरे दल, पूरे सभा, यानी कि 10, 20, 50 लोगों तक वो पहुंचाना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पर कि वो कितने लोगों को अपने बातचीत में शामिल करना चाहता है। एडिसन साहब का क्या कहना है? एडिसन साहब का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यानी कि जो वास्तविक बातचीत है वो केवल 2 लोगों के बीच हो सकती है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने बोलते हैं, यानी कि जो मन की बात है वो 2 लोगों के बीच में ही होती है। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर रुक गई, यानी कि 3 लोग आ गए, तब 2 लोगों के बीच जो बातचीत दिल की होती है वो तो हो ही नहीं सकती है। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दैट मीन्स कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो, कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर हो, कोई गुप्त बात हो, अगर वो अलग अलग लोगों को पता चल जाती है, यानी कि ज़्यादा लोगों से वो बात कह दी जाए, तो फिर वो खुल ही जाती है, यानी कि सभी को वो बात पता चल जाती है। दूसरी यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही, यानी कि 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें कोई तीसरा आ गया, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे, यानी कि जो जिस टॉपिक पर वो लोग डिस्कशन कर रहे थे उस टॉपिक को वो लोग समाप्त कर देंगे, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यानी कि अगर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि वो लोग उस टॉपिक पर आगे बातचीत करें, तो बहुत सारी बातें आपस में इशारे में ही कर लेंगे, पूरी तरह से खुल करके बात नहीं करेंगे। और जो तीसरा व्यक्ति आया है उसे तो बात समझ में ही नहीं आएगी कि आखिर वो लोग किस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार जो तीसरा व्यक्ति उस बातचीत में शामिल होगा वो उन दोनों के सामने मूर्ख बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि वास्तविक बात तो उसे समझ में आएगी ही नहीं। तो इसलिए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं एडिसन साहब के बात को यहाँ याद करते हुए कि जो वास्तविक बातचीत होती है वो 2 लोगों के बीच में ही होती है। हालांकि आगे बालकृष्ण भट्ट जी ने बताया है बातचीत के बारे में, और भी 2 के बीच, 4 के बीच बातचीत को उन्होंने डिस्कस करके बताया है। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि जो वास्तविक बातचीत होती है वो 2 के बीच में ही होती है। अगर संख्या 2 से ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स कि अगर 3 व्यक्ति आ जाएं, तो फिर या तो 2 लोग बातचीत करने वाले उसे बिल्कुल समाप्त ही कर देंगे, या फिर तीसरे व्यक्ति को बेवकूफ़ बना बना करके अपनी बात को वो लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे के पैराग्राफ में बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहते हैं इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएगा। आगे बहुत सारी बातें वो और बताते हैं बातचीत से संबंधित। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, समझते रहें, मन से पढ़ें, ध्यान लगा करके पढ़ें कि उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी तरह से इससे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। टिल देन बाय बच्चों।